है कि आज हमारे बीच बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी मौजूद हैं। अपने इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद राजनीतिक क्षेत्र में इनके नेतृत्व, दूरदर्शिता और जन सेवा के कार्यों ने बिहार को नई पहचान दी है। विकास और जन कल्याण इनके कार्य क्षेत्र की पहचान है। आपसे अनुरोध है, कृपया पोडियम पर आएं और हम सबको संबोधित करें, अपनी बातें हम सबके साथ साझा करें। तालियों से स्वागत करेंगे। इस 8वें संस्करण बिहार छात्र संसद विजन बिहार 2030 में मंच पे उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय श्री विकास वैभव जी, श्री रत्नेश कुशवाहा जी, प्रोफेसर वरुण जी, मौलाना रिजवी साहब, राहुल झा मेरे मित्र, अजीत कुमार जी मुखिया और अनंजय सानू जी अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट, इस पूरे कार्यक्रम के संस्थापक अंकित कुमार जी, और जो अभी मैं 2 छात्रों को सुन पाया, एक मेरा युवा साथी बोल रहा था, 5 मिनट ही मैंने सुना, और अभी गो मिथिला के रूप में जो बहन बोल रही थी, बहुत दोनों को मैं 4-4, 5-5 मिनट ही सुना, पर दोनों को मैं अभिवादन करता हूँ कि आप में बहुत सारे विषयों के साथ जिस कंटेंट्स को आपने छुआ है वो बहुत ही अच्छा मुझे लगा, और मुझे लगता है कि इसी तरह से यूथ को सोचना है। और दोनों ही बातें मुझे पसंद आई। मैं अपनी बातें बाद में रखूं, लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि जहाँ एक और यूथ को क्या चाहिए और दूसरा यूथ की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। डिमांड्स एंड कहते हैं ना, राइट एंड ड्यूटी फॉलोज पैरेलल। जहाँ एक और भाई ने राइट की बात की, वहीं पर बहन ने ड्यूटी की भी बात की। हम कोई बाहर से आके बिहार के नैरेटिव को नहीं बना सकते। बिहार के लोगों को बिहार का नैरेटिव अपना ही बनाना पड़ेगा। विकास वैभव जी हमारे मंच पे हैं, एक अधिकारी के रूप में उनके पास और भी काम है। एक जगह पर पहुंच गए हैं जहां से उनको अब उससे नीचे नहीं आना है, और कहीं ना कहीं अगर उससे ऊपर जाना है तो कुछ नए सोच के साथ जाना है। ऐसे कई अपने मंच पे जो हमारी सुन रहे थे, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, और मनोज जी, अभी सभी, अंकित जो एक अच्छा व्यक्ति जो अपने आप में जॉब कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, और कहीं ना कहीं वो चाहता तो उसी फील्ड में आगे बढ़ता। ज़रूरत नहीं था पटना लौट के फिर से इस तरह के विजन को आगे बढ़ाने का। मैं इसी चीज़ को आज के विजन के दृष्टि से, जो बिहार विजन 2030 आपने रखा है, हम लोगों ने 5 साल का पड़ाव रखा है इस विजन के लिए, लेकिन मैं मानता हूँ हमें इससे आगे सोचना है। 5 साल तो बहुत कम है। कहते हैं किसी भी चीज़ को करते करते थोड़े दिन में 10 साल लगता है स्वभाव बनने में, फिर 10 साल से 30 साल लग जाता है संस्कार बनने में, और स्वभाव के बाद संस्कार, और संस्कार के बाद जब वो डीएनए में आता है तो कम से कम 40 से 50 साल लगता है उसको डीएनए के रूप में परिवर्तित होने में, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने में। शायद जिस बिहार को ज्ञान की भूमि के रूप में कहा गया, जिस बिहार को मेहनत के लिए जाना गया, जिस बिहार को पुरुषार्थ के लिए जाना गया, पिछले दिनों हम लोगों ने टीम वर्क, जिसकी बात भाई ने उठाई थी अभी, कि अब हम टीम वर्क में काम नहीं कर पाते। तो जिस बिहार को मजदूरी और मेहनत के लिए जाना गया, ज्ञान के लिए जाना गया, वो कहीं ना कहीं अपनी छवि बीच के दिनों में, कालखंडों में खो दिया। तो हमको उस छवि के साथ फिर से अपने आप को स्थापित करना है। और मैं चूँकि हूँ तो एक पॉलिटिकल पार्टी से, मिनिस्टर्स हूँ, पार्टी ने, सरकार ने मौका दिया तो बन के काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अब भी मानना है कि एज ए यूथ बहुत कुछ है जो भी करने के लायक है। मैंने एक बार एक प्रोग्राम चलाया था, काफ़ी लंबा समय चला, बिहार यूथ डायलॉग फोरम करके। कई लोग उससे जुड़े होंगे, करीब देश भर में करीब 60,000 लोग, विकास वैभव जी हैं यहाँ पर, करीब 60,000 लोगों को हमने उस समय जोड़ा था। पर हम लोग का राजनीति का, व्यक्ति का आदमी है कि कभी एक काम आता है तो दूसरे काम में, एजेंडे में फंस जाते हैं, और कहीं ना कहीं लाइन थोड़ा डेविएट हो जाता है। मैंने उस विषय को इसी से जोड़ा था कि आप कहीं भी रहिए, अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ एक अच्छा चीज़ सोचिए।
उसका विजन कोई लंबा चौड़ा बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाएगा, बहुत सारे हमको अपनी मिट्टी से कहीं ना कहीं अगर हमको कर्म भूमि और जन्मभूमि के लिए कुछ करना है तो कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। और वो पूरा फोरम मैंने इसीलिए विकसित किया था कि देश भर में जो बिहार के लोगों माइग्रेट करके गए हैं और सब अच्छे अच्छे जगहों पे हैं, वो केवल अपने गांव में एक लाइब्रेरी भी बना देते हैं, वो अपने गांव में एक शौचालय बना देते हैं, वो अपने गांव में एक छोटी सी कोई गतिविधि की संस्था डेवलप कर देते हैं, तो वो भी ऐसे कोई गांव नहीं बचेगा जहां पर 10 लाइब्रेरी नहीं खुल जाए और क्षमतावान व्यक्ति की बिहार के लोगों की कमी नहीं है। तो मैं इसलिए इस विषय को लिया। ऐसे तो विजन पे आप लोग काफ़ी चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं, पर मैंने सबसे पहले भाई ने अगर राइट की बात की और बहन ने अगर ड्यूटी की बात की, तो मेरे मानना है कि बिहार को लोगों को सबसे पहले अपने विजन में इसको शामिल करना चाहिए कि जो हमारी राइट्स है, क्योंकि हम राइट्स के साथ इतना आगे बढ़ गए हैं कि कभी कभी अपनी इंडिविजुअल जो एक स्टेट के प्रति एक सेल्फ होने के नाते एक इंडिविजुअल के प्रति जो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी ड्यूटी को हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों को फोकस करके थोड़ी बात रखना चाहा। जहाँ तक विजन की बात है, मैं ये नहीं कहता कि अभी 20 वर्षों में बहुत कुछ हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि 20 वर्षों में एक दिशा बन गई है। इस दिशा से अगर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से जो पुराना बिहार है उसकी वैभव को हम ला पाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय खंडर बन चुका था, लोग भूल रहे थे। हम लोग कहने के लिए केवल अपने शब्दों में बोलते थे कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारी बिहार की पहचान है, लेकिन हम खुद भी नहीं देखे थे, हमारे पीढ़ी के लोगों ने नहीं देखा। 95 के दौर में जब हम लोग 96 में टेंथ पास किए, 98 में जब +2 किए, तो हम लोग भी बोलते थे कि नालंदा, क्योंकि किताबें पढ़ा था नालंदा, लेकिन नालंदा कुछ है, कुछ चीज़ें हैं, उसका कोई विषय ही नहीं बचा था। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज की सरकार ने उसको फिर से पुनर्स्थापित करने का एक बड़ा कदम, नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना एक बड़ा कदम। अब कहते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज, मैं मानता हूं कि बिहार का जो पिछले 5 सालों में जो सबसे बेहतर काम कोई एक क्षेत्र में हुआ वो खेल विश्वविद्यालय के गठन से हुआ है। बिहार के लोग, मैं मानता हूं, लॉ करेंगे, फैशन टेक्नोलॉजी, कोई विधा देख लो, मास कम्युनिकेशन देख लो, एक से एक जर्नलिस्ट हमारे यहाँ के लोग बिहार में हैं, बिहार के बाहर दिल्ली में हैं। और जितने मास कम्युनिकेशन के कॉलेज दिल्ली में मैंने देखे, 60% से 50% बिहार के लड़के कर रहे हैं। तो हमारे पास क्षमता की कमी है, ऐसा नहीं है। तो जो बेहतर चीज़ें हुई, मैं उस पर केवल ये कहूँगा कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित रूप से बिहार की तस्वीर को बदलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये हो रहे हैं, इसकी एक चीज़ें हैं, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर मतलब कमिश्नरी टाउन पे तो सभी जगह मेडिकल कॉलेज की कंसेप्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे छात्र जो बड़ी संख्या में पलायन करते थे वो वापस आ रहे हैं। आज कम से कम प्रायोरिटी, मतलब मजबूरी में बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, ऑप्शन, बेटर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए जाए। मैं दोनों की बात को अलग अलग करता हूँ। बेंगलोर से भी लोग निकल के शिकागो जाता है, लेकिन बेंगलोर में बैठे हुए लड़के को ये नहीं लगता कि हमारे बेंगलोर में अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैं उस चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी बेटर मिले, यू हैव, आपको जाना चाहिए, लेकिन मजबूरी में बेंगलोर का लड़का अमेरिका नहीं जाता है। मैं ये कहने का मतलब था, वो स्थिति हम बिहार के लिए आगे बढ़ के बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो टीचर्स की बात है, जो स्टूडेंट की बात है, सच्चाई है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना एक अलग चीज़ है, एजुकेशन देने का सिस्टम खड़ा करना अलग चीज़ है। अभी मैं मानता हूं कि 20 वर्षों में हम लोगों ने एजुकेशन देने के सिस्टम को पिछले 10-15 सालों में स्पीड अप किया है। आप कह सकते हैं एज ए छात्र, एज ए स्टूडेंट, कि समय बहुत लगा है, हो सकता है मैं इसको एक्सेप्ट भी कर लूँ यहाँ से, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्पीड जो है, ये जो ग्रोथ है, वो सही दिशा का ग्रोथ है। आज हमारे पास 65-70 बच्चों में एक शिक्षक होते थे, आज 30 बच्चे हमारे एवरेज अनुपात पे आ रहे हैं। आज हमारे जो इन्वेस्टमेंट थे, लोग नहीं समझते कि इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। बहुत बड़ा कदम उठाया है बिहार में, करीब 25,000 एकड़ ऑफ लैंड बैंक का निर्माण हुआ। मैं इन्वेस्टर्स मीट में कई बार देखने को मौका मिला, इन्वेस्टर्स हमेशा चाहता है कि वन विंडो सिस्टम रहे, हम जब आए तो मेरा कागज़ अधिकारी ले और वहीं से हमको फाइनल कॉल करे कि आपको मिलेगा कि नहीं, आपको करना है कि नहीं।
और सबसे बड़ा चैलेंज था लैंड बैंक, क्योंकि कोई भी एजेंसी आके लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस के लिए वेट नहीं करता है। कोई बड़ी कंपनी उसको कहता है कि भैया मेरे एक काउंटर से आपको फॉर्म दे रहा हूँ, अगले काउंटर से लैंड आप दोगे कि नहीं दोगे, क्लियर करो। तो आज की डेट में उसको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा गया। आज हमारी सरकार ने तय किया कि अगर 10 एकड़ कोई किसी को लैंड चाहिए, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो 1000 नौकरी इंश्योर करे तो हम 1 रुपया पे उसको 10 एकड़ ज़मीन देंगे। 25 एकड़ का एक स्लॉट बनाया गया, उसके लिए और आगे भी 40 एकड़ की भी प्लॉट की वर्किंग की। ये कहीं ना कहीं जो जॉब क्रिएशन की बात है उस दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आप कह सकते हैं कि ये पर्याप्त है कि नहीं है, तो मैं इस पर भी डिबेट है, लेकिन इस डिबेट का मैं यही हमेशा जवाब देता हूँ कि दिशा सही है। और मैं ये कहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन में जो सरकार की चुनौतियाँ थी वो निश्चित रूप से मीट हुई है और सरकार ने उसको पूरा करने में भरसक प्रयास किया और करीब 12 लाख नौकरियां सरकारी और 38 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर्स में आए हैं। लेकिन मेरा मानना है अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बिहार के युवाओं के लिए होने लायक है और उसके लिए करना चाहिए। लेकिन मैं बिहार छात्र संसद के इस कार्यक्रम में आने के लिए, बुलाने के लिए सभी का धन्यवाद तो करूँगा ही, साथ में कहूँगा कि 2030 को नहीं मानिए, हमको 2047 के रोड मैप पे चलना है और विकसित बिहार, विकसित भारत बनाने के लिए एक लंबा सपना देखना है। अभी मैं जब बिहार का रोड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रख रहा था बजट का विषय और बाकी प्लानिंग का, तो मैंने कहा कि 5 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी हो ही नहीं सकता। रोड में जितने एक्सप्रेसवे आ रहे हैं, जितनी चीज़ें आ रही हैं, कनेक्टिविटी आज 4 घंटे में, इसका सोशियो इकोनॉमिक ऑडिट मैं करा रहा हूँ। और मुझे आपको जान के आश्चर्य होगा, बॉस्टन कंसल्टेंट ग्रुप को हम ला रहे हैं सर, और उसने अपना पहला जो रिपोर्ट दिया, इंटरनल रिपोर्ट, मैं अभी उसकी सार्वजनिक करूँगा समय आने पे, उसने कहा कि रियली में बिहार के ग्रोथ में अगर गेम चेंजर बनेगा तो डेफिनेटली रोड सेक्टर्स बनेगा। जिस प्रकार से कनेक्टिविटी का बहुत असर हुआ है लोगों के ग्रोथ में, चाहे वो लैंड्स के हिसाब से हो, चाहे मूवमेंट, एजुकेशन हो, मैंने उसमें हॉस्पिटल को भी जोड़ा है। ये हॉस्पिटल्स की सर्विसेज के कारण लोग कितना परेशान थे, और इस कनेक्टिविटी का लाभ बोध गया में कोई बीमार पड़ता है तो उसको पटना आने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। तो जहाँ पर मेडिकल सर्विसेज वहीं उपलब्ध भी हो और वहीं हमारी कनेक्टिविटी ऐसी हो कि हम तुरंत मूव ऑन भी कर सकें। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में मैं अंकित और पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, चूँकि अब हम चूँकि पॉलिटिकल वर्किंग में है और हमारा कह सकते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व आ गया है और हम जैसे लोगों को कसौटी पे कसने का आपको मौका मिला है, तो आप उसको निश्चित रूप से देखिए, निर्णय कीजिए, वो आपका निर्णय है। लेकिन उसी के दृष्टि से कुछ गतिविधियां हैं जिसके लिए मुझे कार्यक्रम में एक बैग बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं इसीलिए थोड़ा पहले बोल लिया। और मैं सभी मंच के उपस्थित अपने वरिष्ठ गेस्ट और अपने अतिथि से क्षमा मांगते हुए और आपसे बस यही कहूँगा कि विजन 2047 हमारा गोल होना चाहिए और बिहार पहुँचेगा वहाँ पर जहाँ आपकी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।